गुड मॉर्निंग। स्टैटिस्टिक्स या स्टैट्स ये क्लास 9 का 14th चैप्टर है, लेकिन इस चैनल का ये फर्स्ट लेक्चर है। इस चैनल को शुरू करने का मेरा मेन मोटिव ये है कि जो भी नॉलेज एक्सपीरियंस मुझे है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, ताकि उस नॉलेज का आप फायदा उठा सकें और अपने एग्जामिनेशन में आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। मैथमेटिक्स को बताते हुए, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कराते हुए मेरी अप्रोच रहेगी कि सबसे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा जिस चैप्टर को मैं पढ़ाने वाला हूंगा, ताकि आपको उस चैप्टर से रिलेटेड मेन कॉन्सेप्ट पता चल जाए, उसमें टर्म्स कौन इस्तेमाल होंगे, कौन से फार्मूले इस्तेमाल होंगे, इसके बारे में आइडिया मिल जाए। उसके बाद हम जो एक्सरसाइज रहेगी उसको सॉल्व करेंगे, 1 by 1 करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को हम सॉल्व तो करेंगे, लेकिन क्वेश्चन के पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, लॉजिकली उसको हम कैसे सॉल्व करें, यह मैं आपको बताऊंगा। मैंने देखा है कि कई बार बच्चे होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं होता किस कॉन्सेप्ट पे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उनको फील ही नहीं होता, वो कहीं से देखे हुए उसी तरह से सॉल्व कर देते हैं। तो इस चैनल पे आपको लॉजिकली सॉल्व करने आएगा, जिससे आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट होगी। क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स। अगर जैसा मैंने शुरू में बताया, स्टैटिस्टिक्स या इसको शॉर्ट में स्टैट्स भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो वहां पे कुछ सेट पैरामीटर्स होते हैं जिसपे आपकी परफॉर्मेंस को जज किया जाता है। अगर आपका स्टैट्स अच्छा है तो इसका मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है। अगर आपका स्टैट्स खराब है तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो ये तो हुआ शाब्दिक मीनिंग। अब स्पेसिफिक मीनिंग स्टैटिस्टिक्स का क्या है, समवॉट सिमिलर, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है, इसलिए क्योंकि किसी सब्जेक्ट में अगर कोई वर्ड आता है तो वो कुछ स्पेशल मीनिंग भी लेके आता है। तो ऑब्वियसली यहां पर अब नाउ क्वेश्चन इज व्हाई वाज स्टैटिस्टिक्स इंट्रोड्यूस्ड। वो इसलिए कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं 10 रुपए में 1 किलो आम मिलते हैं, तो 20 रुपए में कितने किलो मिलेंगे, आप क्विकली कैलकुलेट करोगे और मुझे आंसर बता दोगे। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि हमारे देश की जो जनसंख्या, उसमें कितने लोग 21 साल, कितने 22, कितने 23, कितने 17, कितने 13, कितने 28 साल के हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके पास फर्स्ट तो डेटा मौजूद होना चाहिए, और डेटा अगर मौजूद भी आपके पास है तो डेटा को कैसे एनालाइज करें, कैसे उसका इंटरप्रिटेशन करें, कैसे उस डेटा को समझें, यह भी आना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक्स में हम कलेक्शन डेटा का समझते हैं, उसके बाद उसको कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसके बाद डेटा को कैसे प्रेजेंट करें। आपके पास डेटा है बट यू डोंट नो हाउ टू रिप्रेजेंट दैट डेटा, तो मुश्किल हो जाती है। जैसे आपने सुना होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कोई चीज अगर चित्र में होती है तो हमको, हमारे दिमाग को ज्यादा अच्छी लगती है, वो हम बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी होता है स्टैटिस्टिक्स में, और लास्ट में होता है एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन, यानी कोई डेटा है उसको कैसे समझें, और हम जो पढ़ने वाले वो समझते ही हैं, और उससे कैसे एनालिसिस करके कैसे जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है निकालें, वही हम स्टैटिस्टिक्स में पढ़ते हैं। तो हमने क्या समझा कि स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन होगा डेटा का, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसको कैसे व्यवस्थित करें, प्रेजेंट कैसे करें, राइट, और एनालिसिस कैसे करें। शॉर्ट में ये तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन स्टैटिस्टिक्स है, लेकिन पर्पस हमारा है एक्सट्रैक्शन, यानी डेटा को निकालना, एक्सट्रैक्शन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन। यूजफुल इंफॉर्मेशन को डेटा से निकालना ही हम स्टैटिस्टिक्स में स्टडी करते हैं। मैं डेटा डेटा डेटा, व्हाट इज दिस डेटा। तो अब नोट्स बनाना आपको शुरू करना है। थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं यहां पे लिखूंगा, कुछ चीजें बोलूंगा, तो जो आपको ठीक लगे वो चीजें आप लिखते जाएं। तो फर्स्ट डेटा क्या है, ये है कलेक्शन। किसका कलेक्शन भाई, जो फैक्ट्स और फिगर, कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, राइट। किस लिए, पर्पस क्या है, राइट।
फॉर विद अ डेफिनेट पर्पस, हमारा एक पर्पस भी होना चाहिए कि मैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्ट कर रहा हूं वो क्यों कर रहा हूं, तो एक डेफिनेट पर्पस भी होना चाहिए हमारा। ठीक है भाई, तो कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स विद अ डेफिनेट पर्पस इज कॉल्ड डेटा। अब डेटा में सबसे पहले हम समझेंगे रॉ डेटा। रॉ डेटा क्या है? रॉ डेटा आप बोलेंगे अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। कैसे? देखो, जैसे मैं यहां पे लिखता हूं 2 5 1 7 और उसके बाद 10, इस तरह से लिखता हूं। अब इसमें देखो, पहले 2 था, 2 के बाद 5 आया, ज्यादा आया, ज्यादा के बाद कम आया, यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो ऐसा डेटा जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है उसको हम रॉ डेटा बोलते हैं। तो रॉ डेटा क्या हुआ? नॉट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग तो आप समझते हो ना, कम से ज्यादा। डिसेंडिंग समझते हो ना, ज्यादा से कम। तो रॉ डेटा ऐसा डेटा जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं। ऑर्गेनाइज्ड डेटा क्या है? बिल्कुल सिंपल, ऑर्गेनाइज्ड डेटा ऐसे डेटा को बोलते हैं जो इज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दोगे तो ऑर्गेनाइज्ड डेटा हो जाएगा। जैसे 1 2 3 7 9, देखो कम ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, है ना, असेंडिंग ऑर्डर। तो ये ऑर्गेनाइज्ड डेटा हुआ। इतना समझ लेना। जैसे एक क्लास है क्लास 9, और क्लास 9 में मैं बच्चों के मार्क्स जानना चाहता हूं। मान लो मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चों के 10 मार्क्स हैं, कितने के 20 हैं, कितने के 30 हैं, कितने के 40 हैं। ये मैं मार्क्स जानना चाह रहा हूं। तो 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, इसका मतलब ये तो ऑर्गेनाइज डेटा हुआ। लेकिन ये जो डेटा मैंने कलेक्ट किया, मैंने खुद से किया, यानी ये जो डेटा है, ये डेटा ओरिजिनल डेटा है, राइट। मैंने खुद से कलेक्ट किया और मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो ये ऑर्गेनाइज डेटा है। अब क्लास 9 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शन है। अलग अलग टीचर है मैथमेटिक्स के। सब टीचर ने अपने अपने क्लास के मार्क्स को एक शीट पे लिखा और उसके बाद हर सेक्शन की शीट प्रिंसिपल के पास पहुंची। अब प्रिंसिपल उस डेटा को इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, तो मैंने जो यूज किया, यानी जो ओरिजिनल डेटा है, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा ये। और जो प्रिंसिपल यूज कर रहा है, यानी ओरिजिनल डेटा, सेकेंड हैंड डेटा ना। पहला जो मेन डेटा था, ओरिजिनल डेटा था, वो मैंने और टीचर्स ने। अब प्रिंसिपल यूज कर रहा है तो उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा। जैसे टीवी, न्यूज चैनल, राइट, यहां से इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की तो वो सेकेंडरी डेटा है, क्योंकि वो डेटा किसी दूसरे ने कलेक्ट किया। ठीक बात है। तो डन बात। तो हमने अभी तक समझा रॉ, ऑर्गेनाइज, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा। अनग्रुप डेटा क्या है? देखो, जैसे बच्चों के मार्क्स से 10, 20, 30, 40, ये क्या है? मार्क्स है, उनके नंबर्स है। अब 10 नंबर 5 बच्चों को मिला, 20 नंबर मान लो 5 लोगों को मिला, 30 नंबर 20 लोगों को मिला और 40 नंबर 40 लोगों को मिला, इस तरह से। तो ये जो देखो, ये तो असेंडिंग में है, यानी ऑर्गेनाइज्ड है। और दूसरी चीज ये है कि ये कोई ग्रुपिंग में नहीं है। ग्रुपिंग का मतलब अभी आप समझ पाओगे। एक डेटा मेरे पास ये है, पहला आपने ये समझ लिया। अब दूसरा डेटा मैं लिखता हूं, ये मार्क्स मैंने लिखे यहां पे लिखा मैंने 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, एक दूसरा डेटा है, ये मान लो ये फर्स्ट डेटा है और ये सेकंड डेटा है। ठीक है, ये दूसरा सेपरेट डेटा ये है। अब इसमें क्या है, मान लो इसमें 25 लोग हैं, यहां से मत मैच कर लेना, ये अलग डेटा है, ये इस तरह से करना। यहां पे मान लो ये 30 है और यहां पे 40 है, ये अलग डेटा, ये अलग डेटा। ये जो डेटा है इसको हम बोलते हैं ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डेटा। ये अनग्रुप्ड है क्योंकि इसमें ग्रुपिंग नहीं है। इसको बोलते हैं ग्रुप्ड डेटा।
ग्रुप्ड डेटा। अब ये कैसे डिसाइड कर रहे हो? ये देखो यहां पे ग्रुपिंग है ना, 10 से 20 की एक ग्रुप, 20 से 30 की, 30 से 40 की ग्रुप है, और इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं है। यहां पे देखो मार्क्स, यहां पे 10 तो फिक्स है, 20 ना, तो इसको बोलेंगे अनग्रुप डेटा और इसको ग्रुप डेटा। अब ये डेटा को देखो, जो पहला ये डेटा मैंने लिया है, इस डेटा का एक नाम और है अनग्रुप्ड, इसको मैं लिख सकता हूं अनग्रुप्ड, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। और इसको बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड यहां से, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो बस इतना तो समझ गए होंगे, ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड, कितना आसान है, राइट। तो ग्रुप्ड डेटा के साथ जो फ्रीक्वेंसी और डेटा इस्तेमाल किया गया तो उसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, और अनग्रुप्ड डेटा के साथ इस्तेमाल किया गया तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, लेकिन टेबल के फॉर्म में है तो इसलिए टेबल लास्ट में रख दिया गया। तो हमने समझा फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब क्वेश्चन आपका हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी क्या है, राइट। देखो फिर से मार्क्स मैंने लिए, 2 लिए, 3 लिए, मान लो 10 लिए, 20 लिए, 30 लिए। हमको जानना है 10 नंबर कितने बच्चों के, 20 और 30 कितने के हैं। मैंने जब डेटा देखा तो उसमें एक 5 है, 10 है, और इस तरह से 25 बच्चों का, तो 10 मार्क्स कितने बच्चों का, 5। तो ये जो है ये फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंट, है ना, वैसे भी हम यूज करते हैं फ्रीक्वेंट, बार बार, यानी जो 10 नंबर है वो 5 बच्चों के हैं, 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर, कितने, 5 बच्चों के। 20 नंबर कितने बच्चों के हैं, तो ये जो रिपीट हो रहा है नंबर, ये तो फिक्स नंबर है, ये रिपीट जो नंबर हो रहा है इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू कितनी बार रिपीट हो रही है, तो जितनी बार रिपीट हो रही है वो नंबर फ्रीक्वेंसी है, तो इसको बोलते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि जरा बताओ मुझे ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है कि अनग्रुप्ड है, तो आप बोलोगे अनग्रुप्ड है। तो मैं बोलूं कि अगर ग्रुप्ड होता तो क्या होता, तो रेंज में डेटा दिया होता है यहां पे, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, राइट। ओके, तो ये फ्रीक्वेंसी भी आपने यहां पे समझ ली। अब दूसरी चीज है क्लास मार्क क्या होता है। टर्म्स के बारे में ही मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया हो जाए ताकि हम क्वेश्चन को बहुत बेहतर ढंग से सॉल्व कर सके। देखो जैसे मान लो 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है। अब यहां पे 10 से 20 के बीच में 5 बच्चे हैं, 20 से 30 के बीच में 10 है और ये 25 है। तो ये जो बार बार रिपीट हो रहा है ये तो हो गया अपना फ्रीक्वेंसी, करेक्ट, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। और ये क्या हो गया, ये अपना, इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, ठीक है, ठीक है, क्या है, क्लास इंटरवल है। तो ये जो क्लास इंटरवल है कितने, एक तो 10 और 20 की है, फिर 20 से 30 की है और 30 से 40 के बीच की है। अब मैं आपसे अभी शुरू में बोला था मैं आपको कि एक फिक्स नंबर कितने बार रिपीट होता वो फ्रीक्वेंसी है। यहां पे तो कुछ फिक्स नहीं है, यहां पे 10 फिक्स है कि 20 फिक्स है, नहीं, कुछ भी फिक्स नहीं, क्योंकि 10 और 20 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। तो क्या वैल्यू यहां पे फिक्स है वो हमको पता नहीं है, तो मुझे फिक्स तो करनी पड़ेगी। फिक्स कैसे करेंगे, इन दोनों नंबर का बीच का वैल्यू ले लेंगे। 10 और 20 के बीच का नंबर क्या होगा, 15। अब ये कैसे निकाला, हमने एवरेज निकाला, हमने 10 लिखा और 20 लिखा और 2 से डिवाइड कर दिया, 30 हो गया, और डिवाइड यानी 15। इन दोनों के बीच में वैल्यू क्या आई, 15 की आई, राइट। तो इसका मतलब ये 15 है, 20 और 30 यानी 25 है, और ये 35 है। अब ये वैल्यू फिक्स हो गई, लेकिन ये वैल्यू, इसके बीच की वैल्यू ये, इसके बीच की वैल्यू ये, इसके बीच, तो मिड वैल्यू हमने ले ली, तो इसी को बोलते हैं मिड वैल्यू, या इसी को बोलते हैं हम क्लास मार्क। एक फिक्स वैल्यू ग्रुप डेटा से
जब हम निकालते हैं एवरेज के माध्यम से तो उस वैल्यू को हम मिड वैल्यू या क्लास मार्क बोलते हैं। ठीक है, चलो भाई, कोई कॉन्सेप्ट या कोई टर्म नहीं समझ में आया तो वीडियो में थोड़ा सा पीछे जाओगे और दोबारा से देख सकते हो। अब देखो, जैसे मैंने लिखा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, यहां पे 10 बच्चे हैं, यहां पे 20 है, यहां पे 30 है। अगेन ये मान लो मार्क्स है, नंबर है, और ये फ्रीक्वेंसी है। इस तरह से दिया गया, ये टेबल है। तो ये कौन सा हुआ? ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, ये जो वैल्यू इधर लिखी है ना, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। लोअर लिमिट, लो माने कम, तो ये इसको तो बोलते हैं क्लास। ये ढेर सारी हैं तो क्लास इंटरवल या क्लासेस भी बोलते हैं। ये हर क्लास में जो नीचे की वैल्यू लोअर लिमिट होती है, जो ऊपर की वैल्यू हो, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये तो बड़ा आसान है, राइट। अब इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं क्लास विड्थ। क्या बोलेंगे? क्लास विड्थ, क्लास की चौड़ाई या क्लास की साइज या क्लास की हाइट। तो 20 और 10 से माइनस करोगे तो कितना आएगा? 10। तो इसकी इस क्लास की विड्थ कितनी हुई या हाइट कितनी हुई या साइज कितनी हुई? 10 हुई। इस क्लास की विड्थ साइज कितनी है? 10 है। इसकी कितनी है? 10 है। सबकी सेम है। अपर लिमिट लोअर लिमिट अलग अलग है, लेकिन विड्थ जो डिफरेंस है सेम है। डन। तो ये हमने सीखा अपर लिमिट, लोअर लिमिट, क्लास इंटरवल, क्लास विड्थ या हाइट के बारे में। डन। अब एक यहां पे छूट गया है, रेंज ऑफ डेटा। देखो यहां पे 10 है, यहां 40 है, तो 10 मिनिमम है और मैक्सिमम 40 है। तो जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू को घटा दोगे तो निकल के आएगा रेंज ऑफ डेटा। रेंज ऑफ डेटा। तो ये तो बड़ा आसान है। जो भी डेटा दिया रहे उसकी कम वाली वैल्यू ले लो और ज्यादा वाली तो ज्यादा से कम घटा दोगे, जो डिफरेंस आएगा वो रेंज ऑफ डेटा होगा। लेकिन यहां पे जो डिफरेंस हम निकाल रहे हैं ये क्लास की विड्थ आ रही है, राइट। और पूरे डेटा को जब लेंगे लोवेस्ट और हाईएस्ट वाला, उससे निकालेंगे तो रेंज ऑफ डेटा आ जाता है। तो इस तरह से हम यहां तक पहुंच गए। अब यहां पे ध्यान दो, यही डेटा है। यहां पे 10 और 20 डिफरेंस, क्लास विड्थ कितनी? 10 की। 20 से 30 10 की। 30 से 40 10 की। सब में क्लास विड्थ कितनी है? 10 10 का डिफरेंस है। तो इसको बोलेंगे इक्वल क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल तो हम पहले से ही बोल रहे हैं, लेकिन अब हम बोलेंगे इक्वल क्लास इंटरवल। लेकिन अगर कुछ ऐसा होता, मान लो यहां पे कुछ ऐसा हो जाता, 50 हो जाता, इस तरह से सिचुएशन आ जाती, तो यहां पे तो 10 का डिफरेंस है, और मान लो कुछ ये इस तरह से होता, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। ये एक दूसरा डेटा लिया मैंने, यहां पे सिर्फ चेंजेस कर दिए ताकि आपको यहीं पे समझा सकूं। मान लो इस तरह की सिचुएशन है। अब देखो यहां पे 15 का डिफरेंस है 20 में से, तो क्लास विड्थ कितनी हुई? 15। यहां पे 10 का डिफरेंस है और यहां पे 20 का डिफरेंस है। डिफरेंस यानी क्लास विड्थ अलग अलग है। तो इसको बोलेंगे, अब इस क्लास इंटरवल को बोलेंगे अनइक्वल क्लास इंटरवल। क्या बोलेंगे? अनइक्वल क्लास इंटरवल। समझ में आया? तो इक्वल क्लास इंटरवल कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का मेथड जो है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, क्वेश्चन में आता है तो मैं आपको बताऊंगा। जनरली आपको क्या करना होता है, जो हाईएस्ट क्लास विड्थ होगी उसी साइज की हमको क्लास इंटरवल बनानी होगी। जैसे यहां पे 20 है तो मैं ऐसे क्लास इंटरवल लूंगा 0 से 20 से इस तरह से, ठीक है। तो जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको यह समझना जरूरी है अनइक्वल क्लास इंटरवल क्या है। डन। ओके, अब इसी में समझो। तो यहां पे मैंने किया था 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है भाई, हमने कर दिया। इस डेटा को ध्यान से देखो, 10 यहां 20 खत्म हो रहा है तो 20 से यहां शुरू हो, 30 खत्म हो रहा है 30 से यहां पे शुरू हो रहा है।
तो ऐसी सीरीज को, ऐसे जो डेटा है ना, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लूसिव सीरीज। कौन सी सीरीज? एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूड कर देना, हटा देना। कैसे हटा देना? देखो 20 यहां पे भी है, 20 यहां पे भी है, तो अगर किसी बच्चे का एग्जैक्ट 20 नंबर है तो मैं यहां पे उसको काउंट करूंगा कि यहां पे काउंट करूंगा, राइट? तो मैं उसको यहां पे काउंट करूंगा। यहां 10 से 19 तक नंबर जाएगा, उसके बाद 20 जब शुरू होगा यहां, यानी यहां से एक्सक्लूड कर दिया मैंने, अपर लिमिट की वैल्यू को एक्सक्लूड कर दिया, हटा दिया, और यहां पे समझ में आया? तो ऐसे डेटा को, ऐसी सीरीज को हम एक्सक्लूसिव सीरीज बोलते हैं। ये एक्सक्लूड वर्ड, एक्सक्लूसिव वर्ड, एक्सक्लूड जो वर्ड होता है उसी से रिलेटेड है। तो इतना समझ में आ गया? डन, आगे बढ़े। अगर इस तरह से ना होता, ये 20 है ना, 20 से ना शुरू होके ये 21 से शुरू होता, ठीक है, और ये 31 तक जाता, फिर ये 31 से शुरू ना होके 32 तक जाता, और ये 42 होता है। इस तरह से होता, इस तरह से। तो यहां पे अब ध्यान दो कि ये 20 से 21 है, 1 का डिफरेंस है, 31 से 32 1 का डिफरेंस है। तो अगर 20 आएगा, मान लो किसी बच्चे का मार्क्स 20 है, तो आप किस में लिखोगे? इसी में लिख दोगे, क्योंकि यहां पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, 20 तो यही है, तो यही लिखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव मतलब शामिल कर लेना या इंक्लूड कर देना ना, तो इसको बोलेंगे इंक्लूसिव सीरीज, है ना? आसान। तो ये तो कुछ टर्म्स थे। अब इसको क्वेश्चन आपका ये हो सकता है कि मैं इसको, अगर इस तरह से डेटा दिया गया है तो कई बार आपको उसको कन्वर्ट करना होता है एक्सक्लूसिव सीरीज में। तो कैसे कन्वर्ट कर? बहुत आसान है। देखो 20 से 21 है, अगर आपको इसको कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे? देखोगे डिफरेंस कितने का, 1 का, तो आधा इधर पीछे चले जाओगे, आधा इधर आगे चले जाओगे। कैसे? देखो जैसे 10 और 20 है, तो 10 से पीछे जाओगे आधा, यानी पहले देख लो कि इसमें डिफरेंस कितने का, एक का आधा कर लो, 0.5 आए, तो 0.5 पीछे चलेगा, 0.5 आए, तो इसमें मैं 0.5 नीचे जाऊंगा तो 9.5 हो जाएगा, और इसमें 20.5 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.5 आगे गया और 0.5 पीछे गया और 0.5 आगे आ गया। अब ये वाली वैल्यूज यहां पे लिख लो, 20.5, और ये वाली वैल्यू पे 0.5 बढ़ाते जाओ, बस। अपर लिमिट में 0.5, इसको मैं लिखूंगा 31.5, अपर लिमिट में 0.5 में बढ़ा दूंगा। अब देखो कंटिन्यूअस फिर से हो गया, ये 20.5 से शुरू हो रहा है, 20.5 पे खत्म हो रहा है, और ये यहां पे शुरू हो रहा है, जहां से खत्म हो रहा है वहीं पे शुरू हो रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव डेटा हो गया। एक्सक्लूसिव डेटा हमको बनाने की जरूरत इसलिए पड़ती है, अगर एक्सक्लूसिव नहीं रहता, इस सिचुएशन को ध्यान में रखो, किसी बच्चे का अगर मार्क्स 20.5 आ गया तो मैं इसमें रखूंगा, किसमें? किसी में भी नहीं रख सकता, क्योंकि ये तो बीच में आएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमको इस तरह से कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कोई भी बच्चा छूटे नहीं, या डेटा में जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी तरह से फुलफिल हो जाए। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट करने भी सीख लिया कि अगर इंक्लूसिव सीरीज दी गई है, कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, ये तो कंटिन्यूअस है, इस तरह का डेटा, ये कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, ये कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, तो उसको कंटिन्यूअस डेटा में कैसे कन्वर्ट? कंटिन्यूअस मतलब यहां से जितने पे खत्म हो रहा है उतने पे शुरू हो रहा है। तो ये तो आपने समझा इंक्लूसिव सीरीज के बारे में। आसान था, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, राइट? ओके भाई, तो जितनी चीजें मैंने अभी तक आपको बताई उसको फटाफट चलो रिवीजन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स, ये जो वर्ड आया वो लैटिन भाषा के एक वर्ड स्टेटम से आया, जिसका मतलब होता है स्टेट। शुरू में स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल जो राज्य है, राज्य की पॉपुलेशन, वहां के लोगों की एज, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीजों को कलेक्ट करने के लिए किया जाता था, इसलिए लैटिन भाषा के वर्ड स्टेटम से स्टैटिक्स आ गया। बाद में इसकी एक ब्रांच ही बन गई मैथमेटिक्स में, और हम स्टैटिस्टिक्स आज इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको शुरू में बताया, क्योंकि बड़े बड़े डेटा को
ऑर्गेनाइज कर देना, कलेक्ट कर देना, उसके बाद उसकी एनालिसिस करने के लिए भी एक ब्रांच होनी चाहिए ताकि हर कोई उस पर एक्सपर्ट हो और आसानी से डेटा को समझ सके। क्या करते हैं? कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस। मेन हम है कि हम डेटा से यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कैपेबल हो, यानी हमको वो चीजें पता हो। तो स्टैटिस्टिक्स ये हुई। अब उसमें हमने पढ़ा था रॉ अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, ऑर्गेनाइज्ड डेटा, सिस्टमैटिक डेटा यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में होना, प्राइमरी डेटा, ओरिजिनल डेटा, सेकेंडरी डेटा, किसी दूसरे का डेटा इस्तेमाल करना, अनग्रुप डेटा मतलब ग्रुपिंग उसमें ना होना 10, 20, 20, 30 इस तरह से। ग्रुप डेटा जिसमें ग्रुपिंग होना 10, 20, 20 से 30, 30 से 40 ग्रुपिंग होना। रेंज ऑफ डेटा जो पूरा डेटा है ना उसकी सबसे छोटी वैल्यू, सबसे ज्यादा वाली वैल्यू, ज्यादा वैल्यू से कम वाली वैल्यू निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? रेंज ऑफ डेटा। फ्रीक्वेंसी एक कोई फिक्स्ड वैल्यू जितने बार रिपीट होती है, वो नंबर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार। अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऑब्वियसली जिसमें ग्रुपिंग ना हो, फ्रीक्वेंसी लिखी हो तो उसको हम अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। और जिसमें ग्रुपिंग हो यानी 10, 20, 20, 30 उसके बाद फ्रीक्वेंसी लिखी हो तो हम ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। क्लास मार्क की जरूरत या मिड वैल्यू की जरूरत हमको क्यों पड़ती है? क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिसाइड करने के लिए मेरे पास एक फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए। अगर ग्रुप में डेटा दिया जाता है तो उसमें तो बीच में भी बहुत सी चीज, जैसे 10, 20, अब 10 के बीच में 11, 20, 12, 13, तो कौन सी वैल्यू? उस वैल्यू को फिक्स करने के लिए हम मिड वैल्यू का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें अपर लोअर लिमिट को ऊपर रखते हैं, 2 से डिवाइड कर दें तो बीच की वैल्यू आ जाती है, जिसको हम मिड वैल्यू या क्लास मार्क के नाम से जानते हैं। अपर लिमिट किसी भी क्लास इंटरवल की नीचे वाली लिमिट, ऊपर वाली लिमिट, और लोअर लिमिट किसी भी क्लास इंटरवल की नीचे वाली लिमिट। क्लास इंटरवल जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो 10 से 20 एक क्लास इंटरवल, 20 से 30 भी एक क्लास इंटरवल या क्लासेस भी बोलते हैं। क्लास विड्थ क्या होती है? किसी भी क्लास इंटरवल के बीच का गैप, यानी अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटा दोगे तो जो डिफरेंस आता है वही क्लास विड्थ, साइज या हाइट होती है। इक्वल क्लास इंटरवल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इक्वल क्लास इंटरवल। 10 से 20 फिर 20 से ना शुरू होकर 21, है ना, 21 से 31, तो इस तरह से है तो अनइक्वल क्लास इंटरवल। एक्सक्लूसिव सीरियल जिसमें जैसे 10 से 20 तो 20 जो आया अब 19 तक वहां कैलकुलेट करें, 20 नेक्स्ट वाले में। इंक्लूसिव अगर डेटा है यानी कंटिन्यूअस डेटा नहीं है तो उसमें जैसे 10 से 20 तो हम क्या करेंगे 20 तक वहीं कैलकुलेट। अब नेक्स्ट जो शुरू होगा क्लास इंटरवल वो 21 से शुरू होगा, तो इसको बोलते हैं इंक्लूसिव। अब समझते हैं बार, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एकदम सिंपल, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कोई डेटा है, अगर आप उसको देखते हो, अगर ग्राफ के फॉर्म में किसी चित्र के फॉर्म में देखते हो तो वो चीज आपको बेहतर ढंग से समझ में आती है, राइट। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से चीजें ना फटाक से समझ में आती हैं क्योंकि वो पिक्चर के फॉर्म में हमको दिखती है। तो ये क्या है थोड़ा शॉर्ट में समझ लें। बार का मतलब क्षण होता है, तो हम ये तो जानते हैं। ये है, हम ग्राफ बनाते हैं इसमें, जैसे ये हमने बनाया तो ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे वो चीजें रखते हैं जो फिक्स हो, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये तो मैंने पहले लिख लिया। उसके बाद आंसर शीट मैंने बच्चों की चेक की। अब जो बच्चों के जैसे रहे उसके सामने मैंने लिख दिया कि 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे हैं। तो फिक्स वैल्यू क्या हो, 10 से 20, 20 से 30, ये तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। तो फिक्स वैल्यू है तो उसको एक्स एक्सिस पे दिखाएंगे। अब देखो बार ग्राफ में ये मैंने बार बनाई, ये क्षण, उसके बाद ये बनाई मैंने ये, और इस तरह से देखो बार ग्राफ तुम्हारा होगा ना, तो ये जो क्लास विड्थ होगी ना, ये जो लंबाई, इसकी जो चौड़ाई है ये सेम होगी, और इनके बीच में गैप होते हैं, यहां से यहां तक गैप है, लेकिन गैप एक बार से एक रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, दूसरे रेक्टेंगल के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। ये डिस्टेंस सेम होगी, यानी दो रेक्टेंगल ऐसे बने हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो होगी सेम होगी, और हर जो रेक्टेंगल है उनके बीच की विड्थ जितनी इसकी उतनी इसकी उतनी ही इसकी होगी। तो ऐसे ग्राफ को हम बार ग्राफ बोलते हैं, ठीक है, आसान। ओके, कैसे बनाएंगे, किस तरह से बनाएंगे,
क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो मैं आपको समझाऊंगा। अभी सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। हिस्टोग्राम में देखो, हिस्टोग्राम में ये मैंने इतना चौड़ा बनाया, ठीक है। अब दूसरा मैं यहां से यहां तक ले लिया, हाइट मैंने यहां से यहां तक ले ली, इस तरह से ले ली, या ऐसे फिर इतना चौड़ा बनाया। तो इसमें देखो, ना तो इस रेक्टेंगल की हाइट सब जगह सेम है, सेम भी हो सकती है, सेम नहीं भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज है। बार ग्राफ की तरह ये विड्थ सेम हो ये जरूरी नहीं। इसके बीच की डिस्टेंस का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि ये एक दूसरे से एकदम बिल्कुल जुड़ा। हिस्टोग्राम में जैसे बार ग्राफ था यूं, फिर उसके बाद में जगह छूटी थी, फिर यहां से शुरू हुआ, इस तरह से था। हिस्टोग्राम में ऐसा नहीं होगा। हिस्टोग्राम में ये एकदम बिल्कुल सटा हुआ होगा। सटा हुआ होगा इसका मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज होनी चाहिए, राइट। एक्सक्लूसिव में जैसे 10 से 20, तो 20 से ही शुरू होता है, तो 20 से शुरू होता है, इसका मतलब एक्सक्लूसिव सीरीज होगी, तभी ये हिस्टोग्राम हम बना सकते हैं। हाइट डिफरेंट हो सकती है, विड्थ डिफरेंट हो सकती है, लेकिन गैप नहीं हो सकता, ये इंपॉर्टेंट शर्त है इसकी। तो ये हिस्टोग्राम हो गया, सॉलिड फॉर्म में होता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बड़ा आसान है। देखो इसमें कुछ इस तरह से पॉइंट से, जैसे जिस पॉइंट पे ये हम ऐसे दर्शाते जाएंगे, ऐसे पॉइंट बना लेंगे, इधर भी एक वैल्यू फिक्स वैल्यू होगी, इधर फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू होगी, उसके बाद जो रिक्वायर्ड होगी वो इस तरह से हम डॉट बनाते जाएंगे। ग्राफ तो आपने थोड़ा बहुत सीखा होगा, राइट, नहीं सीखा होगा तो बता भी दिया जाएगा। एनीवेज ऐसे डॉट पहले हम बना देंगे, उसके बाद इसको मिला देंगे, देखो लाइन के जैसा बन गया, तो इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मीन मोड मीडियन के बारे में। बड़ा आसान है। मीन क्या है, शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो मीन का मतलब होता है एवरेज। एवरेज निकालने तो आप जानते ही होंगे, मीन का मतलब एवरेज। एवरेज क्या, जैसे एक क्लास 9 है, क्लास 9 के बच्चों का एवरेज परसेंटेज है 75% पर स्टूडेंट। इसका मतलब ज्यादातर बच्चे 75% के आसपास है, ज्यादा हो सकता है कम हो सकता है, लेकिन 75% ऐसा नंबर है जो पूरे क्लास को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट। तो मीन निकालने का मतलब होता है जितनी वैल्यूज है सब ऊपर रखो और नंबर ऑफ वैल्यूज जो होती है वो नीचे रखते हो और डिवाइड कर देते हो, तो मीन निकल के आता है। शॉर्ट में इसको हम एवरेज बोलते हैं। जैसे मान लो 2 है, 3 है, 5 है, इस तरह से मैंने सब जोड़ा, तो 5 2 7 3 10, और वैल्यूज कितनी है 3, तो 10 डिवाइडेड बाई 3। अब ये 3 3 सा 9, राइट, और उसके बाद 3.3 अप्रॉक्सीमेट, राइट। तो इसका मतलब ये एवरेज वैल्यू को ही मीन बोलते हैं, कुछ ज्यादा इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो और बेहतर ढंग से समझ में आओ। मीन का मतलब आप समझ गए होंगे, एवरेज बोलते हैं। अब मोड क्या है, देखो एक बच्चा है जिसके 2 मार्क्स हैं, दूसरा बच्चा 3, चौथे बच्चे का 3, पांचवें बच्चे का 3, छठवें बच्चे का 5 मार्क्स है, 7वें बच्चे का 8 मार्क्स है, राइट। यहां पे ज्यादातर बच्चों के मार्क्स कितने हैं, 3 एक ऐसी वैल्यू है जो बार बार रिपीट हो रही है, तो ये मोड इसका क्या होगा, मोड होगा 3। आसान, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो, एक से ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार डेटा में रिपीट, सबसे ज्यादा बार जो वैल्यू रिपीट हो उसी को हम मोड बोलते हैं। डन। अब ये जो मीडियन है ना, मीडियन को हम बोलते हैं पोजीशनल एवरेज। पोजीशनल एवरेज तो भी है, लेकिन पोजीशनल एवरेज हम बोलते हैं। मीन को निकालने के लिए जरूरी है कि आपका डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज हो। अगर अरेंज नहीं होगा तो आप मीन नहीं निकाल पाओगे। तो जैसे मैं देखो यहां पे अरेंज करता हूं 1 2 3 4 5 6 7, मैंने डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। अब मुझे मीडियन निकालना है, तो बिल्कुल बीच की वैल्यू 3 इधर से निकाला, 3 इधर के, मीडियन कितना हो गया 4, ठीक है। इसके लिए फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपको फार्मूला भी बता दूंगा।
बस अभी एक कॉन्सेप्ट समझो कि देखो ये शुरू का 3 इधर 3 इधर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया तो बीच की वैल्यू ही मीडियन हो गई। अब आपका क्वेश्चन ऐसे हो सकता है सर अगर ऐसा हो, मान लो यहां पे तो 4 हमने कर दिया, लेकिन यहां पे अगर 7 के बाद 8 भी हो तो 3 इधर से निकालोगे, 3 इधर से निकालोगे, 4 इधर, तब बीच की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि आधा आधा मैंने इधर कर, तो ऐसी कंडीशन में 3 इधर निकाल दो, 3 इधर निकाल दो। अब ये जो 4 और 5 है ना, इसका एवरेज निकाल लो, तो 4 और 5 का एवरेज निकालोगे तो ऐसे ही निकालो, 4 5 9, ठीक है, यानी 4.5। तो इसकी वैल्यू बीच में अभी भी ध्यान से देखो 4. अब इसमें क्या है, जब इसका फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं ना तो इस तरह से सेट करते हैं फॉर्मूले को कि यहां तक आ जाता है, यहां तक आ जाता है, फिर जो वैल्यू आती है उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। पहले ये nth टर्म, राइट, उसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा आपको बेहतर ढंग से समझाऊंगा, तो इन शॉर्ट आपने शॉर्ट में समझ लिया। बार ग्राफ का मतलब बीच में डिस्टेंस होना जरूरी है, और 2 बार के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, और जो विड्थ होगी बार की वो हर बार की सेम होगी। हिस्टोग्राम में पहली शर्त है कि डेटा एक्सक्लूसिव होना चाहिए, और एक बार ये है, एक रेक्टेंगल ये है, तो दूसरा सटा होना चाहिए, एकदम बिल्कुल सटा होना चाहिए। पॉलीगॉन में लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले डॉट लिखते हैं फिर उस डॉट को मिला देते हैं। मीन एवरेज मोड, जो चीज बार बार यूज हो रही, फ्रीक्वेंटली यूज्ड। और मीडियन क्या है, मीडियन बीच की वैल्यू, उसके 50% कोई डेटा है, उसके 50% पहले ही डेटा है। तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया स्टैटिस्टिक्स के कुछ टर्म्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।